नमस्कार साथियों। आइए हम लोग अपने प्रमुख विषय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में आज हम लोग क्लास सेकंड पे चर्चा करेंगे बायोडायवर्सिटी का। और हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे हॉट स्पॉट के बारे में। हॉट स्पॉट इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो जैव विविधता का वितरण है पूरे विश्व में असमान है, समान है नहीं। तो इस प्रकार विश्व में कुछ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे हॉट स्पॉट पाया जाता है और विश्व स्तर पे ऐसे 17 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया भी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो मुख्य बातें हैं आप देखेंगे उसे हम लोग कहते हैं कि महाजैव विविधता वाला केंद्र। विश्व में कुल 17 ऐसे देश हैं जहां पर जैव विविधता पाया जाता है। मुख्य रूप से यह जो है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के 0 से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, यह जो है अक्षांशों के 0 से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांशों के बीच स्थित है। क्योंकि आपको हमने एक बात बताया था पिछले कक्षा में, जो लो प्रेशर का होता है, जो विषुवत रेखा होता है, यहाँ पर टेम्परेचर की प्राप्ति अधिक होती है और बायोडायवर्सिटी भी मैक्सिमम पाया जाता है। वही आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी कम पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं इसको भी आप जान लीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, भारत है, चाइना है, ठीक है, इंडोनेशिया है, कोलंबिया है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, इसके बाद इक्वाडोर है, दक्षिण अफ्रीका है, मलेशिया है, मैक्सिको है। ये देश जो है महाजैव विविधता वाले श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारत के संदर्भ में जो हॉट स्पॉट पाए जाते हैं उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप हमारी पिछली कक्षा को जरूर देखिएगा बायोडायवर्सिटी का, हम वही से जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। भारत के संदर्भ में हमने 4 बायोडायवर्सिटी की बात किया था। पहला है हिमालय, ठीक है, उसके बाद पहला है हिमालय। उसके बाद जो भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड। हिमालय की यदि बात करें तो आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाने वाला हिमालय कुल मिलाकर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट भारत, भूटान, नेपाल के मध्य और पूर्वी भागों को शामिल करता है। ये नहीं है कि पूरा आप ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं, नहीं। जो हॉट स्पॉट की श्रेणी में आता है हिमालय का, वो उत्तर पूर्व एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है। ठीक है, भूटान, नेपाल, मध्य पूर्वी भागों को भी शामिल करता है। इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर हिमालय में 163 लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जंगली एशियाई भैंस, एक सिंग वाला गैंडा, 10,000 से ज्यादा पौधे की प्रजातियां पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंडो बर्मा क्षेत्र। भारत के संदर्भ में हॉट स्पॉट के लिए इंडो बर्मा क्षेत्र लगभग 2,37,000 जो है इतना वर्ग किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र में 6 बड़ी स्तनपायी प्रजातियां, ठीक है, खोजी गई है। बड़े सिंग वाले, ठीक है, मुंट जैक, एनामाइट, मुंट जैक, ग्रे सैक, डूक एनामाइट, धारीदार खरगोश। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि लीफ डियर और साउला, ठीक है, ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसके बाद क्या है, यह हॉट स्पॉट स्थानिक मीठे पानी के कछुए की प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक कटाई और व्यापक आवास हानि के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। यहाँ 1300 विभिन्न पक्षी प्रजातियां भी हैं, जिनमें खतरे में पड़े सफेद कान वाले नाइट हेरॉन, ग्रे क्राउन, क्रोएशिया और ऑरेंज नेक्ड आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखेंगे भारत का मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है और अधिकांश जो है पर्णपाती जंगलों और वर्षा वनों को कवर करता है। यूनेस्को के अनुसार यह कम से कम 325 वैश्विक रूप से खतरे में
पड़ी वनस्पतियों, जीव पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की प्रजातियों का घर है। ठीक है, तो जैसे हॉट स्पॉट में हम ऐसे क्षेत्र को ही सम्मिलित करते हैं जहां पे स्थिति खतरे के दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो वेस्टर्न घाट हो, हिमालय का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो, चाहे आप देखेंगे जो भारत म्यांमार जो बर्मा क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं फिर सुंडालैंड। सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड में आपने देखा कि सुंडालैंड हॉट स्पॉट दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मामला है, स्थित है, और इसमें सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया शामिल है। सुंडालैंड में, सॉरी, सुंडालैंड का जो पार्ट है आप देखेंगे तो इसमें जो है दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट जो एशिया का एक पार्ट है, इसमें आपका सिंगापुर भी शामिल है, थाईलैंड भी शामिल है, इंडोनेशिया का भी है, ब्रुनेई भी है और मलेशिया भी है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट की श्रेणी में आते हैं, तो इसमें जो है भारत का भी ये क्षेत्र है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें वो भी आ जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि आयुषियन। क्या है आयुषियन? बायोडायवर्सिटी का एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है इसमें। आयुषियन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ क्या है? ठीक है, देखिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी आयुषियन प्राकृतिक संसाधनों जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति और उनकी रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर दुनिया का अग्रणी विशेषज्ञ है। जो नेचुरल संसाधन है उसकी सुरक्षा, उसको बरकरार, उसको बनाए रखने के लिए दुनिया का अग्रणी संस्थान है और विशेषज्ञ भी है। प्रजाति अस्तित्व, पर्यावरण कानून, संरक्षित क्षेत्र, सामाजिक और आर्थिक नीति, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, इकोसिस्टम मैनेजमेंट और शिक्षा और संचार, 6 ऐसे इसको आयोग जो अपनी मिलकर विशेषज्ञता का आयोजन करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में जूलियन हक्सले ने की थी। आयुषियन का मुख्यालय ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना जो है आप देखेंगे तो 1948 में हुआ था और जूलियन हक्सले जो है ने की थी। आयुषियन की स्थापना 1948 में जूलियन हक्सले ने की थी। आयुषियन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मामला है रेड डाटा बुक क्या है, इसे भी जान लेते हैं। व्हाट इज रेड डाटा बुक? देखिए, रेड डाटा बुक शब्द किसी राज्य या देश द्वारा रखी गई पुस्तक को संदर्भित करता है जिसे उस राज्य या देश की सीमाओं के भीतर होने वाली दुर्लभ और लुप्त प्राय पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सूची और दस्तावेज के लिए बनाया गया है। ठीक है, रेड डाटा बुक में हर ज्ञात लुप्त प्राय प्रजातियों और पौधों, कवक और जानवरों की उप प्रजातियों के बारे में जानकारी है। ठीक है, इसका मानदंड क्या है? आयुषियन रेड लिस्ट कैटेगरी और क्राइटेरिया उन प्रजातियों के लिए एक प्रसिद्ध वर्गीकरण योजना है जो दुनिया भर में विलुप्त होने के उच्च खतरे का सामना कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आयुषियन रेड लिस्ट प्रजातियों को 9 समूहों में वर्गीकृत करता है। एक तो नॉन एविलेटेड है, फिर एक डेटा सफिशिएंट, डेटा अपूर्ण, कम चिंता का विषय। ठीक है, फिर संकटापन्न है, सुभेग्य हैं, वल्नरेबल, संकट एंडेंजर, फिर क्रिटिकली एंडेंजर, फिर वन विलुप्त एवं विलुप्त, ऐसे श्रेणी में बांटता है। इसे एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसको आप जो है देख लेते हैं कि आयुषियन रेड लिस्ट में क्या क्या। जैसे पहला तो विलुप्त,
विलुप्त हो गए, कोई ज्ञात व्यक्ति शेष नहीं है अब ऐसी श्रेणी में। फिर जंगली विलुप्त, जंगल में विलुप्त, ठीक है, केवल कैद में जीवित रहने के लिए जाना जाता है, ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, फिर लुप्त प्राय है, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि सुभेग्य है, फिर निकट संकटग्रस्त, सबसे कम चिंता, ठीक है, तो इसके कई 20 पार्ट हैं, ठीक है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय क्या है, इसको हम बात करते हैं, कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं। देखिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय, क्रिटिकली एंडेंजर क्या है? गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि सीआर क्रिटिकली एंडेंजर जंगली प्रजातियों के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा सौंपी गई सबसे बड़ी जोखिम श्रेणी है, जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, चाहे प्रजाति हो चाहे जीव जंतु हो, ठीक है। तो आईयूसीएन द्वारा सबसे बड़ी ये जोखिम श्रेणी है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों का मतलब है कि प्रजातियों की संख्या में कमी आई है या 3 पीढ़ियों के भीतर 80% की कमी आ गई है, ठीक है, प्रजातियों की संख्या कम ही है, कहने का मतलब यह है, ठीक है। इसके बाद आता है लुप्त प्राय प्रजातियां। लुप्त प्राय यानी एंडेंजर स्पीसीज, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजातियां क्या है, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजातियां जीवों की आबादी हैं जो विलुप्त होने का खतरा है क्योंकि ये संख्या में कम है या पर्यावरण या भविष्य वाणी मानकों को बदलने से खतरा है, ऐसा माना जाता है। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं कि लुप्त प्राय प्रजातियां जीवों की आबादी है जो विलुप्त होने का खतरा है क्योंकि ये संख्या में कम है, ठीक है। इसके बाद सुभेग्य क्या है? वल्नरेबल। वल्नरेबल में क्या है? सुभेग्य स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज क्या है? प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने कई प्रजातियों को कमजोर प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि उनके विलुप्त होने का खतरा है जब तक कि परिस्थितियां उनके अस्तित्व और प्रजनन परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। नतीजा ये होता है जंगली में विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम माना जाता है, ठीक है। तो ये है सुभेग्य प्रजातियां, जो भी ऐसा ये भी प्रजातियां हैं जो खतरे के लिए मानी जा रही हैं, ठीक है। फिर विलुप्त हैं। अब यदि बात किया जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रजातियों का विलुप्त होने का कारण क्या है, प्रजातियों का विलुप्त होने का कारण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारक विलुप्त होने का प्राथमिक कारण है। प्राकृतिक या मानव निर्मित। प्रजाति की प्रक्रिया के माध्यम से विकास के दौरान नई प्रजातियां विकसित होती है और प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं जब वे अब बदलते परिवेशों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं या अन्य प्रजातियों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विविध मानव जनित गतिविधियों द्वारा लाए गए हाल के विलुप्त होने की उच्च दर के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इन मानव जनित गतिविधियों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों का जानबूझकर या अनजाने में परिचय, अत्यधिक कटाई और गैर लकड़ी वन उत्पादों, ठीक है, ये सब ऐसे कारण हैं। आप वैज्ञानिक संग्रह है जिसमें औषधियों, पौधों, जलवायु परिवर्तन, ये सब प्रमुख कारण हैं कि कारक हैं जो विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण कैसे होता है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, जैव विविधता संरक्षण क्या है, क्योंकि जब वो विलुप्त हो रहा है तो संरक्षित करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण सतत विकास के लिए संसाधन प्राप्त करने हेतु जैव विविधता का संरक्षण और प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। जैव विविधता संरक्षण जो है सतत विकास के लिए संसाधन प्राप्त करने हेतु, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण और प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य है,
पहला है प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करना। फर्स्ट, पहला क्या है? प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करना। दूसरा क्या है? प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र का सतत उपयोग करना। पहला क्या है? प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करना। दूसरा है प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र का सतत उपयोग करना। जीवन सहायक प्रणालियों और आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना। ठीक है। अब मामला है कि जैव विविधता और इसके संरक्षण के तरीके क्या हैं? तो देखिए, दो तरीके हैं। पहला इन सीटू संरक्षण, दूसरा है एक्स सीटू। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है, इसको भी जान लेते हैं। देखो, इन सीटू संरक्षण में क्या होता है? जैव विविधता का इन सीटू संरक्षण प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास, जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण की बात करता है। जो इन सीटू संरक्षण है, ठीक है, वह क्या करता है? वो जैव विविधता का प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण है। इस पद्धति में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखा जाता है और संरक्षित भी किया जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इन सीटू संरक्षण के कई लाभ हैं। इन सीटू संरक्षण के महत्वपूर्ण लाभ हैं, जैसे यह जैव विविधता के संरक्षण का एक लागत प्रभावी और सुविधाजनक तरीका है। ठीक है, यह जैव विविधता के संरक्षण का एक लागत प्रभावी और सुविधाजनक तरीका है। एक साथ बड़ी संख्या में जीवों को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इन सीटू संरक्षण की बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, उसके बाद जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे जो है, ठीक है, ये है। थोड़ा सा बात करते हैं इन चीजों पे। नेशनल पार्क, ठीक है, और वन्यजीव अभ्यारण्य और आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आप बात करते हैं यक्ष सीटू। यक्ष सीटू में आप देखेंगे कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। जब जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण में कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्रों जैसे चिड़ियाघर, ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो चिड़ियाघर है, नर्सरी हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, ठीक है, वनस्पति उद्यान हो गया, जीन बैंक हो गया, आदि में लुप्त प्राय प्रजातियों को, ठीक है, इनका प्रजनन और रख रखाव शामिल है। जीवों के बीच भोजन, पानी और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा जानी रहे कम होती है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण में आता है। ठीक है, इससे लाभ क्या होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण से? बाह्य स्थानीय संरक्षण का एडवांटेज क्या है, ये भी जान लीजिए। पशुओं को अधिक समय और प्रजनन गतिविधि प्रदान करना। ठीक है, पशुओं को अधिक समय और प्रजनन गतिविधि प्रदान करना इनका उद्देश्य है। कैद में पाली गई प्रजातियों को पुनः जंगल में लाया जा सकता है। आनुवांशिक तकनीकों का उपयोग करना लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैसे संरक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, किस प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद।